नमस्कार मित्रों, अभिवादन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज एक और क्रिटिकल वीडियो, जिसके बारे में मेरा मानना है। इसकी जो बैकग्राउंड है वो है पिछले दिनों जो पाकिस्तान में हमला हुआ, बन्नू में जो इस समय पहले हमला हुआ 2 दिन पहले, उसके बाद में कल प्रोटेस्ट हुआ और उन प्रोटेस्टर्स ने बाकायदा पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नारे लगाए। वही पुराना नारा जो पश्तून अक्सर लगाते हैं। बन्नू केपी में आता है, आप जानते होंगे, वहाँ पश्तून है। पश्तूनों ने वहाँ नारे लगाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इम्प्लाइंग कि जो तमाम दहशतगर्दी इस समय केपी में फैली हुई है उसके पीछे जो हाथ है वो फौजियों का है, जो पॉलिसीज हैं वो फौजियों की हैं, और उससे जो लोकल पॉपुलेशन है वो डिसएग्री करती है। अपने इस विरोध को, अपने इस विचार को उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने इस जुलूस में, अपने इस तमाम प्रोटेस्ट के अंदर। और इसके बाद में इसके साथ ही एक और घटना हुई, और वो ये कि विदेश में, मैं जानता हूँ लेकिन मैं स्पेस का नाम नहीं बता सकता, उस कंट्री का नाम बता सकता जहाँ मौजूद है, अमरुल्लाह सालेह है। अमरुल्लाह सालेह पहले जो एनडीएस, जो कि अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी हुआ करती थी, स्पाई एजेंसी होती थी, उसको हेड कर रहे थे। एंड उससे पहले भी वो इन सारी चीज़ों से जुड़े रहे हैं। एक उनका अपना इंटेलिजेंस ऑफिशियल के तौर पर एक लंबा करियर रहा है। और एज एनडीएस के चीफ के तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि उनके लिए खासियत क्या थी कि वो पाकिस्तान की अंदर की नस जानते थे। और इसी संदर्भ में जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसमें जो कड़वाहट आप देखते हैं वो आप इसीलिए देखते हैं, अमरुल्लाह सालेह के लिए जो कड़वाहट देखते हैं पाकिस्तानियों में और इस सज्जन में जिसका वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो इसलिए देखते हैं आप क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमरुल्लाह सालेह बिल्कुल एग्जैक्टली जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चलता है, कैसे चलता है, कौन चलाता है, कैसे चलाता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको ये दे दूं कि 2011 में आप देखिए कि ओबीएल को उठाया गया था, मारा गया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन और आप ये भी जानते हैं कि काकुल के में कहीं वो काकुल में मारा गया था, वो पकड़ा गया था, काकुल के पास से मारा गया था अबटाबाद में, जो कि काकुल के पास ही क्रॉस ही है उससे। तो 2011 से 4 साल पहले हामिद करजई, जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके साथ अमरुल्लाह सालेह यात्रा पर थे पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात, स्टेट मुलाकात थी, स्टेट विजिट थी। और वो मुलाकात उनकी हो रही थी परवेज मुशर्रफ से, जो कि उस समय हेड कर रहे थे पाकिस्तान को। आप जानते हैं कि वो प्रेसिडेंट थे उसमें। और मैं आपको बताऊं कि जब ये मीटिंग हुई करजाई और मुशर्रफ के साथ में इनकी, परवेज मुशर्रफ से, तो उन्होंने उस बातचीत में परवेज मुशर्रफ को ये साफ साफ उसके मुंह पर कहा, मुशर्रफ के मुंह पर कहा उस मीटिंग में, दिस गोज टू हिज क्रेडिट, कि ओसामा बिन लादेन न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि एबटाबाद के आसपास का, उन्होंने 4 किलोमीटर का आइडिया बताया कि काकुल के 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो है, मौजूद है। वी हैव दिस कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन। और वो नाटक जो उस समय मुशर्रफ ने किया वो किसी से कम नहीं था। उस सारे मुशर्रफ के नाटक को मुशर्रफ उछलने लग गया था उस समय, मुशर्रफ कूदने लग गया, ही वाज फ्लैबरगास्टेड। वो ये कहने लग गया था कि डू यू थिंक पाकिस्तान इज अ बनाना स्टेट, हाउ कैन ही बी हियर एंड आई वोंट नो इट, आई एम द आर्मी चीफ, आई एम द प्रेसिडेंट, ये वो डर रहा, बकवास करता रहा एज यूजुअल। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो जिसको पता होगी इसकी चोरी पकड़ी गई है, आखिरकार वो और क्या करेगा, इसके अलावा क्या करेगा जो मुशर्रफ ने किया। तो मुशर्रफ ने वही अपना यू नो जो जो हल्ला गुल्ला मचाना था वो मचाया। मगर ये एक हिस्टोरिक इवेंट दर्ज हुआ उस दिन कि अमरुल्लाह सालेह ने मुशर्रफ के मुंह पर यह बता दिया कि ही नोज ओबीएल तुमने कहाँ रखा हुआ है, किस विसिनिटी के अंदर रखा हुआ है। और अल्टीमेटली 4 साल बाद वो बात साबित हुई। सीबीएस में एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू पड़ा हुआ है अमरुल्लाह सालेह का, आप कभी भी देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि किसी रोज आपको शेयर भी करूँ उस इंटरव्यू को, जहां पर वो इस सारी घटना का न सिर्फ जिक्र करते हैं बल्कि ये औपचारिक रूप से दर्ज है, इट इज इन द एनल्स। इस आदमी का अपना एक करियर रहा इंटेलिजेंस में। मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं अमरुल्लाह सालेह को, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। और वहां से एक एक इंटेलिजेंस की बैकग्राउंड से लेकर वो फिर वो आगे वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक गए अफगानिस्तान में। 2010 में उन्होंने एक्चुअली एनडीएस से इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी करजाई ही थे वहाँ के प्रेसिडेंट। और माना ही जाता है
कि इन्होंने करज़ाई से मतभेद होने की वजह से इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि इनको ये लगता था और प्रोबेबली सही लगता था कि करज़ाई जो है वो कहीं कुछ घपला कर रहे थे स्टेट अफेयर्स में, अफ़गानिस्तान के स्टेट अफेयर्स में। माने आप कह सकते हैं चाहे उसको करप्शन कहिए या कुछ कहिए, बट देयर वाज़ समथिंग हैपनिंग जो करज़ाई कर रहे थे और वो सही नहीं था स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, जिसके बदले में उन्होंने उनसे डिसएग्री करते हुए अपने आप को डिस्टेंट कर लिया था और अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। बीइंग इन एक सीक्रेट एजेंसी का हेड होते हुए उनको ज़ाहिर है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि क्या चल रहा है, तो नतीजतन वो अलग हो गए थे। तो अब वो ज़ाहिर है इस समय एग्ज़ाइल में हैं और तालिबान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पे बैठे हुए हैं अमरुल्लाह सालेह। और ये सज्जन जो जिनका मैं आपको वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, ये टिप्पणी करने चले हैं, ये कमेंट करने चले हैं उस आदमी पर जिसने करियर में इतना कुछ अचीव किया हुआ है, उसके कंपेरिज़न में ज़रा खुद को देखिए आप कहाँ खड़े हुए हैं। खैर, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये तमाम वीडियो इस बैकग्राउंड में कि ये जो घटनाएँ हुई हैं, चाहे बन्नू की है, जो पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने की बात हो रही है। मैंने आपसे 2 दिन पहले इसका वीडियो शेयर किया था, आपसे बताया था कि वहाँ पर इमरजेंसी क्यों लगने की बात हो रही है और क्यों बहुत हाई लाइक्लीहुड है कि आने वाले महीनों में आप इसको चरितार्थ होता हुआ देखें, इसको ज़मीन पर उतरता हुआ देखें कि वहाँ पे इमरजेंसी लग जाए। इनफैक्ट इस बीच में फिच एक इंटरनेशनल एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, जो कि पॉलिटिकल मामलों पे भी कमेंट्री करती है, तो उसने पीछे एक रिपोर्ट जारी की है कोई 3 दिन पहले, जहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि करंट गवर्नमेंट एट द मोस्ट विल लास्ट फॉर अबाउट 18 मंथ्स एंड प्रोबेबली, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब रिपोर्ट बनाई गई थी और जब वो पब्लिश हुई है, इसमें एक टाइम गैप है और पिछले 1 हफ्ते में अब ये नजर आ रहा है कि वो 18 मंथ से दरअसल वो गैप बहुत कम है। खैर, एजेंसी ये कहती है कि 18 मंथ से ज़्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान में। एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाएगी जो फिर एक लंबे समय तक चलती रहेगी। यू जस्ट डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट विल लास्ट। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसी जो केयरटेकर गवर्नमेंट आती है उसकी एज 3 महीने की होती है और 3 महीने के अंदर उसको पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाना होता है। बट दैट सीम्स टू बी गॉन स्टोरी नाउ, एवर सिंस की जो पिछली बार हुआ है, यानी कि पंजाब और केपी में इलेक्शन होने थे, केपी को लोग भूले पड़े थे और कोर्ट जो है वो लगातार पुश कर रही थी कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, और नहीं वो किया गया पंजाब में इलेक्शन। सो जैसा ही मैं आपको हमेशा कहता हूँ, होता वही है जो फौज चाहती है, जुडिशरी क्या कह रही है, कोई और क्या कह रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसके पीछे फौजी बैकिंग है या नहीं। अगर फौजी बैकिंग नहीं है, आप मत मानिए, क्या कर लेगी कोर्ट? इम्प्लीमेंटेशन तो करवा लेगी, उसके पास कोई फोर्स है ही नहीं, वो सिर्फ ऑर्डर कर सकती है। उसने ऑर्डर कर दिया, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कर लो, जिसने क्या करना है वो कुछ नहीं कर सकता। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। सो लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन, जो झुंझलाहट है इस सारे घटनाक्रम के बाद में और अमरुल्लाह सालेह के बोलने के बाद में, अमरुल्लाह सालेह ने क्या बोला? अमरुल्लाह सालेह ने ये बोला कि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन नजदीक खड़ा है, इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट और दुनिया को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे कि ये कंट्री जो अपना मुल्क नहीं संभाल पा रहा है, अपनी पॉलिसी नहीं बना पा रहा है। ये सच भी तो है ना, किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान का बजट आईएमएफ ने बना के दिया है, राइट? और आईएमएफ डिक्टेट कर रहा है कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे। दिस इज हाउ इट इज। जहां वो आपको स्पेस देते हैं वहीं पर आप खुल के खेल सकते हैं, वरना उसके अलावा वो आपको कोई स्पेस दे ही नहीं रहे। तो अमरुल्लाह सालेह ने क्या गलत कह दिया भाई? जो सच्चाई है यही तो बताई कि भाई ये मुल्क है जो कि पॉलिसी तक नहीं बना सकता है, पैसे से टूटा पड़ा है, जेब में इसकी धेला नहीं है, आगे कहीं कर्जे इतने हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए इसके साथ में। ऐसे में एक कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन्स लेकर बैठा हुआ है तो वो दुनिया के लिए खतरा है। इतनी सी बात है। ये बात अमरुल्लाह सालेह ने कह दी है, महसूस तो सारी दुनिया करती है, इसमें क्या परेशानी है भाई? मगर मैं एक पॉइंट टू पॉइंट रिबटल दूंगा इन जनाब की तमाम बात का जो ये करने जा रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के बारे में मैं बता दिया आपको। अब इस बैकग्राउंड में आप देखिए कि ये जरा क्या रहे हैं जनाब रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर कमर चीमा। हियर ही गोज, सुनिए। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 2 इमिनेंट थ्रेट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगाने की बात की जा रही है, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एमरजेंसी मुल्क में माजी में लगी भी है। अगर आपको याद हो कि 2007 में उस वक्त के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एमरजेंसी रूल लगाया और बेसिकली कहा यह गया दहशतगर्दी को निपटने के लिए, और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया।
और बहुत सारे जो जो रूल ऑफ लॉ है वो हो गया। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ए मार्शल लॉ जैसी शक्ल बन जाती। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए। अभी भी एक इमरजेंसी की बात हो रही है, और वो क्या इमरजेंसी की बात हो रही है? देखिए, इस वक्त जो इमरान खान साहब की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको पाकिस्तान की जुडिशरी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है। उधर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसने पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ा, फौज के अंदर बगावत भी करवाने की कोशिश की, और जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपॉइंट होना था जनरल आसिम मुनीर ने, उन्होंने जीएचक्यू के सामने मुजाहरे भी करवाए। तो वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक गंभीर सिचुएशन है जिसमें जुडिशरी जो है वो रोल प्ले कर रही है, सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ को। उसकी माजी में भी कुछ मिसालें हैं कि बहुत से ऐसे जजेस हैं जिनकी जो फैमिलीज हैं वो प्रो इमरान खान है, तो वो घरों से भी प्रेशर लेते हैं। एक पॉइंट। लेट्स होल्ड ऑन। ये जो एक बात उन्होंने कही, हम पहले इसी बात को फोकस कर लेते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, ये कह रहे हैं कि ये सारा ब्लेम डाल रहे हैं उठाकर इमरान खान के खिलाफ। इनका ये कहना है कि इमरान खान ने 9 मई जो करवाया है उसकी बात ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है इमरान खान को फेवर कर रही है। वंडरफुल, ऑल सेड, ऑल वेल, वेरी वेल सेड। बट सवाल ये है मित्रों, जो बात ये नहीं बता रहे हैं वो ये कि आखिर इमरान खान को बनाया किसने? इमरान खान बनाया किसने? वो तो एक क्रिकेटर था जो रिटायर्ड था। उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के टाइम से लेकर और उसको प्राइम मिनिस्टर बनने तक क्या उसकी तैयारी के पीछे फौज नहीं थी? और जिस फसल को फौज ने 15 साल लगाकर काटा, 2018 में ये बना है ना, तो 18 साल यहाँ के लगाओ और 96 के आसपास इसने पहला इलेक्शन पार्टी बना के लड़ा था, तो 4 साल वो लगाओ, राइट? 22 साल की उसकी जद्दोजहद, जिसको वो कहता है बदतमीज, मैं उसको बदतमीज ही कहता हूँ। मैं इमरान खान को बदतमीज इसलिए कहता हूँ बिकॉज ही हैज फाइट इन योर कंट्री, व्हिच इज ओके एज एन इंडियन, फॉर मी इट्स ओके, वंडरफुल, वेल डन बॉय, वेल डन। लेकिन मित्रों, ये जो अंकल जी हमको शिक्षा और ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से कोई ये पूछे कि बेटा ये हिस्ट्री कैसे भूल गए कि इस इमरान खान को बनाने वाला कौन था? इसको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी तक बैठाने वाला कौन था? और उस समय पर बंदियाल, उससे पहले गुलजार, उससे पहले खोसा, ये जो तमाम चीफ जस्टिस थे, इनको कौन मैनिपुलेट कर रहा था? और इनको तमाम को मैनिपुलेट करने के पीछे उनको जो लॉजिक दिए जा रहे थे, वो लॉजिक कौन दे रहा था? यही दे रहे थे ना, फौज वाले। डॉक्यूमेंटेशन को जो फाइल वगैरह बना के दिखाई जा रही थी कि देखो नवाज शरीफ ने ये करप्शन किया, देखो जरदारी ने ये करप्शन किया, देखो फलाना ने ये टीटी केस, ये पीटी केस, पता क्या क्या चला रहे थे। ओके, अब आप मुझे बताइए, वो सारी की सारी बैकग्राउंड में 15-20 साल लगाकर आपने पूरी एक जनरेशन तैयार की है जो कि सोसाइटी के हर एरिया में फैली हुई है, जो इमरान खान को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसको क्रिएट करने में खुद आपका हाथ है। आपने उसको जगह जगह डॉक्यूमेंट दिखाए, आपने उसको लेक्चर दिए, आपने लोगों को बातें बताई, आपने मीडिया में लोग प्लेस किए जो इमरान खान की बड़ाई कर रहे थे। भाई वो जो कामरान शाहिद, नहीं, कामरान शाहिद ने बात कही है। वो जो इमरान रियाज, एक्चुअली जो है इमरान रियाज जो एंकर है, उसने भी बात कही है कि भाई आप ही तो हमको बुला बुला के सारी फाइलें दिखाते थे, आप ही तो हमको सारे कागज दिखा रहे थे, आज आप हमसे करेंगे नहीं इमरान बुरा हो गया। तो या तो आप तब गलत थे या आज आप अब गलत है। तो गलत कब थे आप? या तो आपने तब झूठ बोला या आज आप झूठ बोल रहे हैं। बट ये सारा हमारा जो माइंडसेट है वो तो आपने बनाया। रिमेंबर वन मोर थिंग, आपको मैं बताऊं कि 3-4 इंटरव्यूज की एक लंबी किस्त की थी, जावेद चौधरी ने, आई बिलीव, यस, जावेद चौधरी ने की थी बाजवा के साथ में आफ्टर हिज रिटायरमेंट, बिकॉज ऑफिशियली वो इंटरव्यू दे नहीं सकते थे, तो अनऑफिशियली उनकी साथ जो कन्वर्सेशंस थी उनको रिपोर्ट किया जा रहा था। जावेद चौधरी के वो वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने बाजवा के बारे में बात की है। और वहां वो बताते हैं कि बाजवा ये कह रहा था कि भाई हमने ये डिसीजन तो लिया कि हम पॉलिटिक्स से हटेंगे, इमरान वाली गलती हो गई है, मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं था, हमसे गलती हुई या जो भी कहा जाए, कि भाई जो माउथ पीसेस हमने मीडिया में खड़े कर रखे थे, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हमने बाजार में छोड़ रखे थे, हमने उनको तो हटाया ही नहीं। हमने उनको ना हटाया, ना हमने उनको चुप कराया, ना हमने उनको इंस्ट्रक्शन पास की, ना हमने उनको डीएक्टिवेट किया, कुछ भी नहीं किया। नतीजा ये
कि जिस समय इमरान खान को आपने हटा दिया, उस समय वो सारे के सारे उसी माइंडसेट में एक्टिव रहे जिस माइंडसेट पे आप उनको छोड़ कर गए थे। एंड हेंस यू स्टैंड वेयर यू आर। तो ये सिचुएशन किसने क्रिएट की? हु इज द रियल कल्प्रिट? इट्स आर्मी। आपने पहले गलत पॉलिसी बनाई, फिर उस गलत पॉलिसी के जो रिजल्ट आए उसको जब आप रिवर्स करने चले तो उसमें आपने आधी चीज रिवर्स की, आधी की ही नहीं। Now, who's supposed to do your dirty job? फिर मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब ये नवाज शरीफ को लाने की बातें कर रहे थे फौज वाले, तो नवाज शरीफ ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि भाई ये इमरान खान जो है इसको आप लोग लेकर आए हैं, इस प्रॉब्लम को हम नहीं छेड़ेंगे, बिकॉज ही नोज वेरी वेल। ये बात नवाज शरीफ को मालूम थी कि भाई अगर हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे दिस टाइम बॉम्ब कॉल्ड इमरान खान, तो ये अल्टीमेटली हमारे मुंह पे फट पड़ेगा और उसके फाड़ने का जिम्मा हमारे ऊपर डाल देंगे ये फौजी कि भैया इन लोगों से गलती है, इनकी गलती है, इन्होंने फाड़ा। तो उन्होंने कहा भाई ये आप लोगों ने क्रिएट किया, आप लोगों ने गद्दी पे बिठाया, आप ही जानो, आप ही हटाओ अपनी मर्जी से, हम इमरान खान वाले मसले पे आते ही नहीं, आप अपनी चीजें खुद निपटाओ। और अब नतीजा ये हुआ कि फौज निपटाने पे लगी, तो जैसे निपटा सकती, क्योंकि उनको जितना आता है उतना तो करेंगे। हर बात उनको लगता है कि हाँ डंडा इज द सोल्यूशन, तो हर बात वो डंडा घुमाते हुए चल देते हैं, चलो भाई ये कर लो वो कर लो। वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का मिलिट्री सॉल्यूशन जो फौजियों को ढूंढना पड़ रहा था, यहां पर दे बैडली फेल्ड एंड हेंस द सिचुएशन दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। तो दोस्तों यहां से हम तो बेसिकली यहां पर जो कमर चीमा साहब बता रहे हैं, दिस इज हाफ ट्रूथ। अच्छा एक बात बताइए, अगर इमरान इतना ही मासूम था, फौज वाले इतने ही मासूम थे, सारी गलती मैं मेरे ख्याल से मैं आपको वो आइडिया भी आगे बताता हूँ जरा। हालांकि मैं 2 दिन पहले आपको बता चुका हूँ, लास्ट जब मैंने जुनेद भाई के साथ में सेशन किया था तो मैंने आपको बताई थी इस बारे में बात, लेकिन आज फिर एक बार सही मैं हल्का सा रिवीजन आपको डाल देता हूँ उसमें, जरा देखिए आगे कमर चीमा साहब क्या कह रहे हैं। दूसरा जो पाकिस्तान में हालात खराब है, दैट इज इन द पश्तून बेल्ट। मैं आपको अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानियों को बड़ा दिल करता है। अभी मैं देख रहा था जो अमरुल्ला साले हैं, अमरुल्ला साले कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की जो है वो बाल्कनाइजेशन हो जाएगी, हालांकि उनको पता ही नहीं है। दरअसल दोज पीपल हु टॉक अबाउट द पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन दे डू नॉट नो अबाउट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। देखें दो चीजें हैं, एक है 1971 में क्या हुआ, देखें वो एक सिचुएशन थी, हालात खराब हुए। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात, वो एक और सिचुएशन। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई ये थे अमरुल्ला साले, ये है वो अमरुल्ला साले। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सो दैट यू नो दिस इज अमरुल्ला साले। I hope I can show this to you in a larger frame. Let me just try it out. Yes, this is Amrullah Saleh, and yeah, this is Amrullah Saleh. Okay, all right. So we will go ahead and see what gentleman has to say. किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? हालात, वो एक और सिचुएशन। किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर में हालात खराब है, दैट इज इन द पश्तून बेल्ट। ये मैं आपको अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानियों को बड़ा दिल करता है। अभी मैं देख रहा था जो अमरुल्ला साले हैं, अमरुल्ला साले कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की जो है वो बाल्कनाइजेशन हो जाएगी, हालांकि उनको पता ही नहीं है। दरअसल दोज पीपल हु टॉक अबाउट द पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन दे डू नॉट नो अबाउट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। Look at the frustration. Look at this frustration. Look at this exasperation. This is the exasperation. I'm very fond of it. ये जो मैं देख रहा हूँ इस चेहरे पे ना, ये जो बेचैनी, ये जो कड़वाहट, ये तमतमाहट, this is I'm loving it. I'm actually loving it. But anyway, आगे देखिए। साहब की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको पाकिस्तान की जुडिशरी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही है, सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ को। उसकी माजी में भी कुछ मिसाल। अमरुल्ला साले कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की जो है वो बाल्कनाइजेशन हो जाएगी, हालांकि उनको पता ही नहीं है। दरअसल दोज पीपल हु टॉक अबाउट द पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन दे डू नॉट नो अबाउट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। देखें दो चीजें हैं, एक है 1971 में क्या हुआ, देखें वो एक सिचुएशन थी, हालात खराब हुए। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात, वो एक और सिचुएशन। किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अगले दिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की जो है वो एक इंस्टॉलेशन पे हमला किया, 7 फौजी जो है वो शहीद हो गए। अब
जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं इमरजेंसी लग जाए। उन दोस्तों देखिए, जो चीज़ यहाँ आधी बताई जाती है, बन्नू में एक छावनी पर टीटीपी ने हमला किया। जरा सोचिए नौबत क्यों आ रही है? आखिर पश्तून आपके खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? ये जो केपी के इलाके में इतनी गड़बड़ हो रही है, वो क्यों हो रही है? आप मुझे बताइए, अगर आपको अपने ही इलाके में से चीज़ें हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि बलूचिस्तान से लोग गायब हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का किस्सा है। डू यू नो, अगर आपको याद हो, एक इंटरव्यू मैंने डॉक्टर आसिफ यूसुफ जई का किया था, जहां वो बताते थे कि ये अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन जो मिसिंग पर्सन्स वाला जो सारा का सारा सिलसिला है, ये केपी के अंदर, ये जो पश्तून बेल्ट जिसको कह रहे हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा है। तो मिसिंग पर्सन्स आपने उठा रखे हैं वहां से, केपी के इलाके से, रिलीजन का आपने चूरन वहां बेच रखा है जबरदस्त तरीके से, और अब आपको और फिर वहां पर ये जो वजीरिस्तान के पहले ऑपरेशन के बाद में जो टीटीपी का जो इस तरह से बढ़ोतरी हुई, और उसके जो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इसके ये क्या कहते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बना जो ये तमाम इलाका है टीटीपी का। आप ये देखिए कि उसके बाद में यहाँ के लोगों पर तो बेड़ा गर्क हो गया उनका, तो कि आपने यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बना के और खुली छोड़ रखी हैं। हालत टीटीपी की ये है दोस्त, इस इलाके में जिसका बात कर रहे हैं, केपी बन्नू जिसमें से आता है, केपी में तमाम पॉलिटिशियंस माहवारी भत्ता देते हैं टीटीपी को जिंदा रहने के लिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भत्ता देते हैं, माहवारी वहां पे पैसा देते हैं। दिस इज हाउ इट इज। और बाय द वे, वो मार किसको रहे हैं? वो मार रहे हैं सिर्फ पुलिस वालों को और मिलिट्री वालों को, वो और किसी को नहीं मार रहे, बिकॉज वो भी नहीं चाहते हैं कि वो कॉमन मासेस के अंदर बर्बाद हो, वो वहां पे अपनी बदनामी कराएं। लेकिन ये आप देखिए किस तरह से आधा से बता रहे हैं बगैर आपको ये बताए हुए कि खुद भाई, अगर मिलिट्री छावनियां जगह जगह बन रही होंगी वहां के तमाम इलाके में जहां पर लोकल्स को चेक किया जाता हो, तो फिर आप जरा सोचिए ना, लोकल तो डिस्टर्ब होंगे ही। तो खैर, आगे देखिए ये आपको क्या कहानी सुनाते हैं। को इस चीज से गर्ज ही कोई नहीं है कि मिलिट्री जो है अगर वो इमरजेंसी लगा दे या मार्शल लॉ लग जाता है। मेरी जाती असेसमेंट में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि हर रोज फौज ये कोशिश कर रही है कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लगे। उसकी वजह ये है कि देखिए, फौज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रोल बन चुका हुआ सियासत में, स्टेट के मामलात में, वो सी पैक को प्रोटेक्ट करना हो, वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, वो सियासतदानों के हवाले से हो। एक बात तो ठीक है कि फौज ने फॉर लॉन्ग सियासतदानों को कमजोर करने की कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर जो पिछली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी को कमजोर किया, जिससे मुल्क को बेतहा नुकसान हुआ। पर आज की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी सियासतदान को कमजोर नहीं उस तरह कर रही जिस तरह माजी में था। आज की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि जिन लोगों ने 9 मई करवाया, फौज के अंदर फूट डालने की कोशिश की, उस दिन हालात खराब करने की कोशिश की, हम उन लोगों को पनिश करना चाहते हैं। दैट्स इट। ये है हमारा मौका। अब हो ये रहा है, एक इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पे बनू के अंदर थोड़े दिन पहले हालात खराब हुए तो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बाकी ग्रुप जो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई नहीं है, इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, टीटीपी के लोगों ने किया, 7-8 फौजी जवान शहीद हो गए। अब बनू के अंदर क्या है कि जो पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, जो पश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप है, वो बाहर निकल आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। याद रखें, इनमें मजहबी ग्रुप कोई नहीं है, याद रखें इनमें बाकी ग्रुप जो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कोई नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी जैसे भी हो वो नहीं है। ये पश्तून नेशनलिस्ट है। दे हैव ए व्यू कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली तालिबान के साथ मिली हुई है और हालात खराब करने में, और वो समझते हैं कि जी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड तालिबान का ये प्रोजेक्ट है ये हालात खराब रखे ताकि उनका कंट्रोल हो। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें पश्तून अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत क्या सोच रहे हैं? आखिर पश्तूनों के बीच में टीटीपी के लोगों को लाकर अफगानिस्तान से किसने बिठाया? फौज ने बिठाया ना। वो फैज था ना जो लेकर आया था, फैज हमीद, वही तो लेकर आया था। आपको याद होगा 2 साल 2.5 साल पहले, जब 2 साल पहले वो गुलबखारी ने हमारे साथ प्रोग्राम किया था और उसने खूब हल्ला मचाया था,
उस समय तो हमारे सब्सक्राइबर मुश्किल से 300 थे, तो उस वक्त उसने हल्ला मचाया था और फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो गया था उसके ऊपर बाद में। और जो सरकार थी उस समय की, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, उस समय पर बाकायदा इन लोगों ने कहा था, भाजपा वगैरह ने आके वहाँ पे कि नहीं नहीं, विल टेक द पार्लियामेंट इन कॉन्फिडेंस, जब भी हमें उनको लेना होगा हम अंदर नहीं ला रहे हैं। लेकिन सच क्या था कि 100 से ज़्यादा ड्रग्ड टेररिस्ट पाकिस्तान की जेलों से छोड़े गए। वो कौन थे? सब टीटीपी के लोग थे। और बाकी लोगों को जो वहाँ से लाके क्या तय हुआ था कि हम बिना हथियार के उनको लाएंगे, वो सब के सब हथियार के समेत आए, क्योंकि बिना हथियार वो चलते ही नहीं। और महीने भर के अंदर अंदर में आके उन्होंने तमाम जो इलाका था वहाँ पे उन्होंने भत्ता वसूलना शुरू कर दिया था पॉलिटिशियंस के साथ में। मुराद सईद जैसे लोग जो थे, जो इसकी पार्टी के थे, इमरान खान की, उन्होंने बाद में कहा भी था कि नहीं, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं यहाँ रहने के लिए केपी के अंदर। तो ये सिलसिले हैं दोस्तों। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, सही नहीं बता रहे हैं, आधी बात बता रहे हैं, एज एफ की आर्मी बड़ी दूध की सुली है और बाकी दुनिया सब बर्बाद है। सारा जो गंद है वो पॉलिटिशियंस ने किया है, और ये लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लेते थे। मतलब आप देखिए इतनी साफ गोई से एज एफ की जो उन्होंने किया वो तो बड़ा छोटा सा काम था, असली जो मुसीबत है वो तो पॉलिटिशियंस ने की है। जबकि सच ये है, ये जो कह रहे हैं ना इमरान खान ने ऐसे कर लिया, इमरान खान 1950s में सिकंदर मिर्जा के टाइम पे कौन सा इमरान खान था भाई? जब जनरल सिकंदर मिर्जा ने पहली इंटरफेरेंस की थी तब क्या था? तब भी तो कोई था ना। पाकिस्तान बनने से पहले अयूब खान जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था यहाँ पे, तब वो प्लान बनाया करता था कैसे हमें इस स्टेट के ऊपर कब्जा करना है जो नई बनने जा रही है। तो आप जरा कल्पना कीजिए क्या बकवास कर रहे हैं। मतलब ये तो तमाम चीजें रिकॉर्ड में है जो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर थोड़ी बता रहा हूँ। एनीवे, आगे देखिए कि अब ये और कितनी गोली देते हैं हम सबको। ये एक इल्जाम लगाते हैं फौज के ऊपर। फौज ये कहती है कि भाई ये एक शेयर किस्म की नेग्लिजेंस है आपकी, क्या आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। अब फॉर एग्जांपल अमरुल्ला साले ये कहता है, जो कि अफगानिस्तान का आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट था लास्ट डेज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कहता है कि पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन हो जाएगी। वो कहता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर जो डिटरेंस साइट हैज नो यूटिलिटी। बिल्कुल सही कहते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस की यूटिलिटी जो होती है वो अपनी आवाम के अगेंस्ट नहीं होती। न्यूक्लियर डिटरेंस की जो यूटिलिटी होती है वो इंडिया के अगेंस्ट है, वो किसी और मुल्क के अगेंस्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर खतरा का सबब बनेगा। न्यूक्लियर आप अपनी फौज अपने मुल्क पे तो नहीं चलाते। अब जरा इससे पूछो हिंदुस्तान से खतरा कैसे हो गया भाई? हिंदुस्तान ने तुम्हारे पर कब हमला कर दिया? गंद सारा 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 कबाड़ा तो तुम लोग करते रहते हो। 4 लड़ाइयां जो शुरू की तुमने शुरू की। जाके देखो तुम्हारा एयर मार्शल असगर खान क्या कहा करता था, भरा पड़ा यूट्यूब उसके बयानों से कि सारे जंग हमने शुरू किया, सारे जंग हमारे। और ये क्या कह रहे हैं? इंडिया का देश खतरा है। तो इंडिया का खतरा क्या हक है भाई? हिंदुस्तान ने कब हमला कर दिया तुम्हारे ऊपर? और किस बात का खतरा है? ना कभी धमकी तक नहीं गई तुम्हारे को। अच्छा, जहां तक बची बात की इंडिया के खिलाफ डिटरेंट, काहे का डिटरेंट? आज की तारीख में तुम्हारे डिटरेंट काहे का बचा है भाई? जिस भी मिसाइल से तुम चलाओगे उसके लिए डिटरेंट हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है क्या? तो ये काहे का डिटरेंस है भाई? इससे कोई, इस डिटरेंस ने कब कोई चीज रोकी है जो आज रोक लेगा? क्या क्या इस डिटरेंस से कारगिल रुक गया था? अनदर कहानी, वो एक अलग कहानी है, फिर आपको दिखाऊंगा। सो न्यूक्लियर का जो बातें वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन हो जाएगी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में। अफगानिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के दुनिया में एक ओपिनियन बिल्ड की जाए कि इनके न्यूक्लियर वेपन इस काबिल नहीं रहे, इनकी फौज सिक्योरिटी नहीं कर सकती, लिहाजा दुनिया इनके न्यूक्लियर वेपन्स पे कब्जा कर ले या एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाए। ये अफगानिस्तान की ख्वाहिश है। उनको इस चीज का पता नहीं है कि पाकिस्तान की इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की अवाम ही होती है। हमारी फौज सियासत में रही है, सियासत में है, ये एक रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वजूहात है। जब इमरान खान जलबाजवा को इस्तेमाल करेगा, जब इमरान खान DGISI को इस्तेमाल करेगा कि मेरे अपोजिशन को जेलों में डालो, तो फिर हम क्या करेंगे? और उस दौर के जो जनरल्स हैं उनका भी ये काम था कि वो ये कहते कि सर सियासत आप अपनी करें, जहां पे रियासत को जरूरत है, स्टेट को, इकोनॉमी को, डिफेंस को, जहां पे आपको इन चीजों की जरूरत है हम आपके साथ हैं। वो तो मित्रों जरा ये सोचो कि आखिर ये जो ये कह रहे हैं कि
इसका काम नहीं था फौज का, फौज ने किया, या कि फौज से वो कहता था कि भाई आप जाके इन लोगों को इकट्ठा करो, वो इसलिए बिकॉज वो पॉलिटिशियन तो था ही नहीं। आप याद कीजिए इमरान खान ने बड़ी ईमानदारी से पहले महीने में, चाहे वो उससे पहले जो बड़बोलापन दिखाता था वो तो बिकॉज ही इज ए नार्सिसिस्ट, जो कि आगे खुद भी कहते हैं वो नार्सिसिस्ट था। वो तो अपने से मोहब्बत करता है, खुद से मोहब्बत करता है, तो वो लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक कर रहा हूँ, यही बोलता था वो। आपने ऊपर से पीछे से फौज को स्क्रिप्ट दे देती थी क्या बोलना है, वो तमाम बातें अपनी जगह पर। लेकिन आप ये देखें कि जब वो पावर में आया है तो उसने क्या कहा है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि इकोनॉमी कैसे रन करते हैं, तो मुझे तो सीखने में भी टाइम लगेगा। तो आप याद करिए, ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने बात कहा करता था कि भाई पहले चाहिए कि जब किसी को प्राइम मिनिस्टर आप बना रहे हैं तो आपको चाहिए कुछ हफ्ते महीने लगाकर पहले इस आदमी को तैयार तो करो, ताकि उसको सिस्टम तो बताओ कि किस सिस्टम के अंदर मैं जा रहा हूँ और मुझे कैसे ऑपरेट करना है। मुझे तो ऑपरेट करना ही नहीं आता ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। आप याद कीजिए कि फॉर्मर डीजी FIA की जब मुलाकात उससे हुई थी, जब वो कहता है कि इन लोगों पे केसेस कर दो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सब पे केसेस कर दो, आसिफ पे, ख्वाजा आसिफ पे केसेस कर दो, तो उसने क्या कहा था कि भाई चीजें ऐसे नहीं चलती, डेमोक्रेसी है, उनके खिलाफ पे केस बन ही नहीं रहे, कहाँ से केस कर दे। तो उसने क्या कहा था कि वो MBS को देखो, MBS तो जो कहता है हो जाता है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते। ये बात क्यों कही इमरान खान ने? इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं चीजें कैसे चलती हैं, डेमोक्रेसी में कैसे चलती है, मोनार्की में कैसे चलती है। और लिटरली उस देन DGFIA ने उनको समझाई थी ये बातें कि भाई ऐसे नहीं होता डेमोक्रेसी में, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये बातें, ये जरा देखिए, ये चले हैं सारी बातें इमरान खान पे डालने। कैसे इमरान खान पे डाल दोगे भाई? सब कुछ करने धरने वाले जो थे पीछे फौज के लोग थे। आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इस सारी की सारी सिचुएशन के क्रिएटर जो हैं वो पाकिस्तान की फौज है, नोबडी एल्स। वो सियासत भी करते रहे, रियासत भी बचाते रहे, अब वो लाइन ब्लर हो गई। लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं। इस वजह से अब दो चैलेंजेस है। एक तो इमरजेंसी की बात हो रही है क्योंकि जी जो जुडिशरी है वो सपोर्ट कर रही है इमरान खान को और इमरान खान के खिलाफ केस खत्म कर रही है, तो ठीक है, फिर हम उस तरफ जाएंगे, हम जुडिशरी के फैसले नहीं मानेंगे। अगर जुडिशरी ऐसे कर रही है तो फिर जो करना है कर लो, ये रियासत हमारी है, मिलिट्री को पता है क्या करना है एंड ऑल दैट। आप जरा सोचिए, अगर मिलिट्री इस सोच से चलती है कि रियासत हमारी है, दैट मींस जुडिशरी को तो उन्होंने सीधे सीधे आउट कर दिया ना, तो फिर डेमोक्रेसी की बात तो करना बेकार हो गया। भाई एग्जीक्यूटिव को हम मानते नहीं, या एग्जीक्यूटिव को उस एग्जीक्यूटिव को मानेंगे जिसको हम बिठाएंगे लाकर पावर में। जुडिशरी को हम मानते नहीं, बाकी तो हम हैं ही हैं, हम तो हम हैं ही, हमारा क्या। तो रियासत हमारी है, हम बचाएंगे रियासत को, तुम कौन हो? जुडिशरी का रियासत बचाने में कोई रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू कमर चीमा एंड द पाकिस्तान फौज। ये इनका मानना है कि बाकी लोग जो हैं सब फजूल के हैं, असली लोग हम ही हैं, हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हम बचाएंगे और होगा वही जो हम चाहेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग यू। यहाँ किसी से कोई बात करने को फायदा नहीं है, रिलेशंस की बात करने की बात ही सोचनी बेकार है, और वो अल्टीमेटली हम लोग उसी नतीजे में पहुंचे। दूसरी तरफ ये पश्तून बेल्ट है, पश्तून बेल्ट में ये पश्तून नेशनलिस्ट बाहर निकले हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसे है तो मतलब हालात खराब। पश्तून बेल्ट में नेशनलिस्ट निकले हुए हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे है, तो ढूंढते रहो क्या मतलब है। मतलब रोहित शर्मा समझा, हमारा जो क्रिकेट वाले रोहित शर्मा है, क्रिकेट कैप्टन, वो भी शर्मा है, वो भी यहाँ वहाँ ऐ करके बोलते हैं, उनके टीम के मेंबर्स बताते हैं कि वो प्रोनाउन यूज करते हैं बिना ना पहले नाउन लगाए हुए, तो आदमी को पता ही नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो है वो जो आप जरा सुनिए, ये बात होती है, वो जो गड़बड़ है, बस हो गया। अब वो कह रहे हैं जी कि बनू के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब बनू के अंदर देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छा, जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम जो पाकिस्तान का जो लिबरल लेफ्ट का मीडिया, उसकी तरफ से भी उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल। अब जरा सोचिए, जिस तरह से चीमा साहब कह रहे हैं लिबरल लेफ्ट मीडिया से सपोर्ट हासिल है, क्या मतलब आपको मेरे को सरकाज़म नजर नहीं आ रहा है, उनको डिसअपॉइंटमेंट नजर नहीं आ रहा है, उनको नजर नहीं आ रहा है कि ये जो लेफ्ट लिबरल कर रहे हैं वो लिटरली एक्चुअली एक भद्दी सी गाली दे रहे हैं। जिस नजरिए से, जिस तरह से वो कह रहे हैं स्कॉर्नफुली, उसमें साफ हो रहा है कि वो इस तरह के मीडिया को न मानते हैं न कुछ, और वो इस मीडिया को बेसिकली गाली दे रहे हैं कि सारा जो कसूर है, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, उसको बनाने में, उसको खराब करने में इस लिबरल ग्लोबल मीडिया का हाथ है, देखो लिबरल मीडिया का हाथ है।
पाकिस्तान की, जरा देखें। So their voices are often amplified globally. ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, दे नीड टू सिट विद द पश्तून नेशनलिस्ट। उनको इनसे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, पश्तून नेशनल्स इनके साथ कितनी बार बैठेंगे? इनकी सरकार में आके बैठ लिए, बलोची इनकी सरकार में आके बैठ लिए, आप किसको छोड़ते हैं? और जिन लोगों के घर के बच्चे आप उठा के गायब कर रहे हैं, उनसे आप कह क्या रहे हैं? आके बात कीजिए, आके बात कीजिए। कोई कैसे बात करे? कोई ये कैसे बताए कि कोई तन्हा क्यों है? क्योंकि ये जो बड़ी अच्छी तरह से वो गजल यहाँ फिट होती है, आप जरा लगा के देखिए, स्टेट और पश्तूनों के बीच में, स्टेट और बलूचिस्तान के बीच में वो कितना बड़ा गैप मौजूद है। तो आप ये कहे कि नहीं, उनको चाहिए कि वो सब आके बैठे और बात करें। अब किसके बारे में, किससे बात करें? उन लोगों से जो बता ही नहीं रहे कि हम उनके घर के प्यारे जो हैं वो गायब हो गए और वो कहाँ हैं और कहाँ रखे हैं उन्होंने और क्यों नहीं वापस कर रहे हैं और क्या चार्जेस उनके ऊपर, कोई जानता ही नहीं। आगे देखें। ठीक है जी, बैठना चाहिए कि अगर फौज के ऊपर हमला हो रहा है और फौज के जवान भी शहादतें दे रहे हैं, जर्नैल भी शहादतें दे रहे हैं, जरा देखिए, फौज के जनरल शहादतें दे रहे हैं, फौज के फौजी शहादतें दे रहे हैं, तो आप जरा सोचिए ये नौबत क्यों आई? इसलिए क्योंकि पहले आपने उनके लोगों को मारा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने को आता ही नहीं है। ये कभी नहीं देखेंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जो आप भुगत रहे हैं, जो फौजी मर रहे हैं, ये इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आपने पहले उनके घर वालों को मार रखा है, गायब कर रखा है, मार रखा है। वो बार-बार आपकी सरकारों में शामिल होकर अपने इश्यूज उठा चुके हैं। बलूची कितने बार शामिल हुए होंगे? बार-बार मैंगल आके शामिल होता है, बार-बार दुत्कारा जाए, चाहे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में आए, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट में आए, कोई उसकी सुनने के राजी नहीं होता। इस बेस पे उसको अंदर लाते हैं कि तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे मसले सुनेंगे। वो आके सरकार में शामिल होता है, फिर जब नहीं देखता कुछ हो रहा है तो वापस चला जाता है, अगली सरकार में शामिल होता है इस उम्मीद पे कि फिर कोई सुन ले, कोई नहीं सुनता। तो दैट इज वाई अल्टीमेटली जो बलोच हैं वो बात करने को तैयार नहीं होते हैं, पहाड़ में चले जाते हैं, हथियार उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं, उन्हें मालूम है कि आप पॉलिटिकली उनके इश्यूज को सॉल्व करना ही नहीं चाहते, बल्कि पॉलिटिक्स पर बात करने के बहाने नीचे बुलाकर उनको मार देते हैं। दैट इज व्हाट यू डू, दैट इज हाउ मर्सनरीज बिहेव, दैट इज हाउ यू आर बिहेविंग। कर्नल भी दे रहे हैं, ब्रिगेडियर भी दे रहे हैं, सारे लोग दे रहे हैं। और क्या करेंगे? तो देन क्वेश्चन ये है कि व्हाई डोंट यू क्वेश्चन अफगानिस्तान? आप अफगानिस्तान को क्यों क्वेश्चन नहीं करते? नो, व्हाई शुड दे क्वेश्चन अफगानिस्तान? इमरजेंसी की बात हो रही है और व्हाई शुड दे क्वेश्चन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है उसको तो आपने ही किया है। अफगानिस्तान में तालिबान जाने से पहले कहां रहते थे? कोयटा शूरा आपके यहां तो थे। मुल्ला बिरादर को किसने छोड़ा था? तुमने छोड़ा था ना अपनी जेल से। अफगानिस्तान से जब कोई वहां जाके पूछे कि तुम्हारी मुश्किलों की जड़ कहाँ है, तो वो सब पहाड़ पार तुम्हारे मुल्क दिखाते हैं ना कि वहां। ऐसा क्यों? डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डिकेड्स तक तुम्हारे यहाँ पर एज रिफ्यूजी रहते रहे, बाकी दुनिया में भी रहे, यहाँ भी रहे, हमारे यहाँ भी रहे। तो बाकी दुनिया ने तो ढोल नहीं पीटा कि हमने अफगानिस्तान को इंटीग्रेट किया, अफगानिस्तान के लोगों को इंटीग्रेट किया। आप सारी दुनिया से पैसे खाते रहे उसके लिए। आप जब ये कहते हैं कि हमने अफगानों को अपने यहाँ शरण दी, रिफ्यूज दिया, आप पैसे नहीं खाते रहे उसके। और अफगानियों का जो अभी भी माल आप खा रहे हैं, इन द सेंस कि उनका जो बिजनेसेस थे, जब आप उनको हफ्ते 15 दिन के नोटिस में निकाल बाहर किया है, तो उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस औने पौने दवाई तो बेचे। तो कहाँ रह गए? वो तुम्हारे मुल्क में रह गए ना। तो प्रॉब्लम क्या है? अफगानों से क्या बात करोगे तुम? अफगान तो तुम्हारे ऊपर दांत लगाए बैठे हैं, और क्यों ना लगाए? आपने उनको दिया क्या है? टेररिस्ट, तालिबान, अफगानिस्तान को क्या दिया आपने? यही तो दिया है। और जब वहां तालिबान आए थे तो आप खुशियां मना रहे थे, यही था ना। एवरीथिंग विल बी ओके, यही तो कह रहे थे फैज हमीद सेरेना होटल में कॉफी पीते, कहवा पीते हुए। तो फिर एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एंजॉय इट। वो क्या इमरजेंसी की बात हो रही है? देखिए, इस वक्त जो इमरान खान साहब की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको पाकिस्तान की जुडिशरी को कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं। सो इस वजह से अब दो चैलेंजेस है। एक तो इमरजेंसी की बात हो रही है क्योंकि जी जो जुडिशरी है वो सपोर्ट कर रही है इमरान खान को और इमरान खान के खिलाफ केस खत्म कर रही है, तो ठीक है, फिर हम उस तरफ जाएंगे, हम जुडिशरी के फैसले नहीं मानेंगे अगर जुडिशरी ऐसे कर रही है।
हमेशा गए अब भाई दोनों ये। प्रोजेक्ट को जब करेंगे तो दोनों फिर लोग आपको क्वेश्चन मार्क तो करेंगे, ये तो होगा। सो मेरी जाती नजर के अंदर एट द मोमेंट व्हेन द टीटीपी इज अटैकिंग पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, दे नीड टू स्टैंड विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड द पाकिस्तानी स्टेट। वाह वाह, जरा सोचिए क्या कह रहे हैं। तुम्हारे लोगों को हम मारेंगे, तुम्हारे लोगों के हम घर के लोग गायब कर देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर अटैक हो तो तुम्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज सेइंग। देखो हम तुम्हारा रेप करेंगे, हम तुम्हें पकड़ के मारेंगे, और उसके बाद में हम इस बात के लिए तुम हमारा एहसान मानो कि हमने उसके बाद में तुम्हें खाना खिलाया। दिस इज व्हाट इज सेइंग। आप फौज के साथ खड़े होंगे, आप प्रोटेस्ट करके अफगानिस्तान के लोगों को ये क्यों तासुर देते हैं कि पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये तासुर मत दो, चाहे कि तासुर, ही इज नॉट सेइंग ये तासुर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ही मींस ये तासुर मत दो वहां पर, चाहे वो तासुर एग्जिस्ट करता हो। मतलब सच मत बोलो, झूठ बोलो। मुशर्रफ याद है ना आपको दोस्तों, मुशर्रफ क्या करता था? झूठ बोलने में क्या है, हम तो मुसलमान हैं। तो पूरा अलतकिया चल रहा था। दैट्स व्हाट ही इज प्रीचिंग नाउ, कि ये उनको ये भान मत होने दो कि ये बाल्कनाइजेशन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, हो ही जाएगा, तो जो होगा देखी जाएगी। बट उनको ये ये मत पता लगने दो अफगानों को कि ऐसा हो सकता है। क्यों ये तासुर देते हैं आप? जी, पाकिस्तान के पास, वो अमरुल्लाह साले कहता है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास मैस हो सकता है, पॉलिसीज नहीं है। अच्छा ये गलत कहता है। रिसोर्सेज है क्या? अगर रिसोर्सेज होते तो तुम भाग रहे थे आईएमएफ के पास में। पश्तून प्रॉब्लम है, पश्तून जो है ना भाई, पश्तून भी उतने नेशनलिस्ट है जितने पंजाबी हैं, जितने सिंधी हैं, जितने बलोची हैं। इज दैट सो? पंजाब से कितने लोग गायब रहे मियां? पंजाब से कितने लोग उठाए जा रहे हैं? कितने मिसिंग पर्संस की आ रही हैं रिपोर्ट्स पंजाब से? आप क्या समझ रहे हैं, ये जो टीटीपी, ये जो बलोच मिलिटेंट्स हैं, जो कुछ पार्टीज हैं which are hiding in the mountains in Pakistan or in the mountains in Iran। अब जरा सोचिए, वो क्या शौकिया जाके पहाड़ पे बैठ गए? भाई वो क्या शौकिया पहाड़ पे जाके बैठे? मैं आपने फोर्स कर रखा है उनको वहां जाने। उनको मालूम है कि सिविल लाइफ वो जी नहीं सकते, नीचे आके जिएंगे, आप उनको मार देंगे, उठा लेंगे, उनके घर वालों को पहले उठाए बैठे हैं। दैट इज व्हाई दे आर हाइडिंग देयर अप इन द माउंटेन्स। Do you really consider कि they represent बलोचिस्तान? They don't represent बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट है, वो जैसी तैसी आई है, मुझे पता है। किसी अब जरा सोचिए ये कितनी बेशर्मी है। बलूचिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जहां पर तुमने पीपल्स पार्टी के लोगों को लाके बिठा दिया है, वो पीपल्स पार्टी जिसका वहां पर रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। मेरे ख्याल से 2-3 के अलावा किसी की जीतने की औकात नहीं थी वहां पे, जो बाकी के बिठाए गए, और वो सब बिठाए गए। वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि किस तरह से बिठाए गए हैं। तो फिर वो क्या रिप्रेजेंट, अगर पश्तून अपने आप को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर बलोच अपना रिप्रेजेंटेशन खुद नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको तुम बाहर से लाके वहां बिठा रहे हो, या कि जिनको तुमने अपना गुर्गा बना के और वहां पे सिलेक्शन कर दिया है उनका, ये करवा दिया है वटएवर, तो भला वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर ऑल्सो देयर फॉर द नेम सेक। कौन सा बलोच लीडर है जो बलोचिस्तान में रहता है? द मोमेंट यू मेक द मिनिस्टर दे ऑल टर्न टू इस्लामाबाद, चाहे वो बलोची हो, मगर वो बलूचिस्तान में नहीं रहते, पर वो सीधे इस्लामाबाद। उनको पता है कि लोकल्स उनको बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली उनको रिप्रेजेंट करते ही नहीं। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के चुने हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बिठाया है। को उसके आने पे जो है ना, उसकी वहां पे जिस अंदाज में इलेक्शन हुए सबको पता है उसका। बट दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, आई डू बिलीव ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब जरा सोचिए मित्रों, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एज इफ कि इट इज हैपनिंग सिंस यस्टरडे। बेटा 60s से चल रहा है, जनरेशन गुजर गई है 2, और ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। These are extraordinary circumstances. तो when are these extraordinary circumstances to supposed to get over? ये तो वही है ना कि मुल्क नाजुक दौर पे खड़ा है। तो मुल्क तो नाजुक दौर में, आजादी के बाद से आज तक नाजुक दौर में ही है। जब अमेरिकी डॉलर बरस रहे तब भी नाजुक दौर में था, और आज भी है। इस मुल्क का नाजुक दौर तो कोई खत्म ही नहीं हुआ। इसका पाकिस्तान की से जो है वो मजाक उड़ा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान से मजाक उड़ा है। पाकिस्तान को
लेकिन पाकिस्तान की रियासत इंटैक्ट रहनी चाहिए, जो प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। कैसे हो सकते हैं? मतलब प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स पूरे भी हो जाएंगे और रियासत भी मजबूत नहीं रहनी चाहिए और लोग मिसिंग पर्सन भी चलते रहने चाहिए, जो किलिंग्स हैं वो भी चलती रहनी चाहिए, एंड जो जो फौज खा रही है वो भी खाती रहनी चाहिए। सीपीईसी को गार्ड करने की बात करते हैं, ये भी आपने देखा होगा शुरू में इस वीडियो के, ये कह रहे थे कि सीपीईसी को भी गार्ड करती है फौज। भाई दुनिया में ऐसी कौन सी फौज है जो अपनी कंट्री के नेशनल एसेट्स को गार्ड नहीं करती है? कौन सी फौज है जो आउट एंड आउट प्योरली सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट देखती है? अगर ऐसा होता तो बाढ़ के समय में क्यों आते हैं अंदर और लोगों को बाढ़ से बचाते हैं, फ्लड से बचाते हैं? पीस टाइम पे भी और उनकी तमाम पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं, रेंजर पेंजर जितने तुम्हारे हैं, चाहे वो यू नो तो वो और क्या काम करेंगे अगर वो ये काम नहीं करेंगे? तो ये कहना कि इमरान खान साहब जो हैं वो जाती तौर पे अगर देखा जाए तो वो जो चाहते थे कि जैसे मर्जी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, बगावत हो जाए, जो मर्जी हो जाए, फौज के अंदर बगावत हो जाए, लेकिन मैं पावर में आ जाऊं। वो तो ये चाहता था। जो बंदा पूरी जिंदगी 24 साल फौज का बेनिफिशियरी रहा है, मतलब इंसान की घटिया होने की कुछ कीमत भी होती है यार। अच्छा मित्रों, अब जरा देखो, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अब जो बात मैं आपसे शुरू से अब तक कह रहा था ना, वही बात शिवाजी खुद कह रहे हैं। अब जरा सोचिए कोई कैसे इमरान से डिससेटिस्फाई हो या क्या कहे इमरान खान को, जिसको मैं आपको 22 साल बता रहा था, 1996 से लेकर 4 साल उधर और 18, तो 18 4 22 हो गए ना, तो 22 साल की ही तो उसकी थी वो, तो ये 24 बता रहे हैं, खैर व्हाटएवर। तो ये आप देखो, हाँ भाई इन्होंने पावर के टाइम भी गिन लिया होगा ना उसका, जो जिस टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर था। तो अब ये जरा देखिए मित्रों कि ये जो कहानी सुना रहे हैं आपको कि बेनिफिशियरी रहा है आर्मी का, डिड ही चूज आर्मी और आर्मी चोज हिम? डिड ही कम टू आर्मी और आर्मी वेंट टू हिम? किसने किसको चूज किया? उसको पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंस्टिगेट किसने किया? उसकी शुरुआती ट्रेनिंग कौन कर रहा था? पोस्ट रिटायरमेंट जब वो वापस आया था 1993 का वर्ल्ड कप जीत के, तो उसके बाद में कौन था जो उसकी केयर टेक कर रहा था, इमेज बिल्डअप का काम कर रहा था? क्या आईएसआई के लोग नहीं थे वो? ये कोई कहने की बात है क्या? क्या ये सब कुछ अब ऑन रिकॉर्ड नहीं आ चुका है? इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर था और सब कुछ वो बुशरा बीबी के जरिए मैनेज किया जा रहा था, तो आप जरा बताइए कि वो, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था ना उसके बारे में कि वो एक पीर बिठा रखा था। वो पीर जो है वो क्या होने वाला है, वो ऐसे का पीर था जो कि बुशरा को बताता था और बुशरा आगे इमरान खान को बताती थी, और ये साइकिल चल रहा था ताकि रियासत पर कंट्रोल बना रहे। कौन बना रहा था कंट्रोल रियासत का? फौज। तो हु इज टू ब्लेम? आप पूरी जिंदगी बेनिफिशियरी रहो और बाद में कहो कि मुझे जनरल नहीं पसंद। ये जब अच्छा, और बाय द वे फौज का ये काम कब से हो गया? हु इज आर्मी टू मेक हिम द बेनिफिशियरी? दैट मीन्स यू कंट्रोल द होल स्टेट, everybody else is meaningless, everything else is meaningless. That is also important. जो आर्मी चीफ है, ही वाज एन आईएसआई चीफ ऑफ द इमरान खान, और ये उनको कहता था कि सर आपकी जो फैमिली के अंदर करप्शन है, तो ये कॉल्ड जनरल बाजवा सेड कि ये तो मेरी फैमिली तक पहुंच गया है। तो उसने कहा कि इसका काम क्या है, आप देखें ना, डीजीआई का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली इज इन्वॉल्वड इन करप्शन एंड ही रेजेस अ रेड फ्लैग, तो ये क्या है? आपने मॉरल्स पे चलना है कि आपने ये कहना है कि मेरी फैमिली को छोड़ो बाकियों को पकड़ो? अब जरा सोचो दोस्तों, आसिम मुनीर साहब जो उस समय आईएसआई के हेड थे, ऑल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने रेड फ्लैग उठाया, वंडरफुल। लेकिन जो कुछ इमरान खान के घर में चल रहा था, दरअसल वो तो बेसिकली बियॉन्ड द क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा था ना। आपने उसको अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाने के लिए चुना था, आपने उसकी बीवी को इस्तेमाल कर रखा था इसको गाइड करने के लिए कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो फोटो दिखाएगा और तब आप उसको बताया जाएगा इमरान खान को कि भाई ये वाली फोटो जिसकी है इसको सेलेक्ट कर लो। तो क्या था कि वो पीर को भेजी जाती थी, पीर सबको जानता था क्योंकि भाई सही आदमी था, तो वो बताता था कि भाई ये करो। क्यों? क्योंकि पीछे से एस्टेब्लिशमेंट उसको कह रही थी, फौज बता रही थी कि किसको सेलेक्ट करवाना है, किस पोस्ट पे, किसके लिए, किसके नहीं। दैट इज द गेम। तो ये गेम भी तो साइमल्टेनियसली चला रहे थे आप जब वो प्राइम मिनिस्टर था। तो जहां एक तरफ एक आदमी जो कि मासूम नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा यानी कि आसिम मुनीर, ये अपना काम अच्छी तरह कर रहा था, वंडरफुल, लेकिन बाकी का जो अपने नेटवर्क बना रखा था इमरान के चारों तरफ, वो तो सारा का सारा करप्ट था।
तो एक आदमी से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि यार तू 80% तो हम तेरे से करप्शन का काम करा रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन ये 20% जो ये वाला बंदा कर रहा है ना, ये ईमानदारी वाला काम है, ये भी कर। आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो कोकीन खाने वाला आदमी जिसको 10 बजे 11 बजे उठ के और 4 बजे के बाद में भागा था ऑफिस से, जिसकी कंसंट्रेशन के लिए बताते हैं कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन का टाइमिंग ही नहीं है, 3 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता किसी चीज़ पे, तो फिर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान इज पर्सनली नॉट करप्ट पर्सन, अपनी ज़ात के हवाले। अब जरा सोचिए, इमरान खान इज पर्सनली नॉट करप्ट पर्सन, तो ऐसे में बुशरा बीबी का जो हस्बैंड है, जब वो ठेके दे रहा था लोगों को, बाहर लोगों को फोन करके कि आई एम द एक्स हस्बैंड ऑफ द करंट फर्स्ट वाइफ ऑफ कंट्री, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था ना, और वो जाके लोगों को ठेके दिलवा रहा था बुशरा के जरिए। तो क्या बुशरा का इमरान खान का ये भी तो पब्लिक रिकॉर्ड में है ना, झगड़ा नहीं हुआ था? क्यों पैसे कहाँ जा रहे हैं जो कमीशन के आ रहे हैं उन ठेकेदारों से? तो वो ईमानदार कैसे हुआ भाई? जो फॉरेन फंडिंग वाला सारा का सारा केस है, भला वो कैसे ईमानदारी पे बेस्ड है? जो वो प्राइवेट इंडिविजुअल से पैसे ले रहा था और उनको मतलब पार्टी में शिफ्ट कर रहा था पैसों को, वहां से अपने हॉस्पिटल के, उनको पार्टी के नाम पे पैसे लेता था, हॉस्पिटल की रसीद देता था अपने, तो वो क्या था? वो ईमानदारी थी। सो अगर पर्सनली आपको चीमा साहब ये लग रहा है कि ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, then you should actually look at your own sincerity to your country. लेकिन वो नार्सिसिस्ट है और उसके इर्द गिर्द जो लोग जो मर्जी करें वो उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर उसको वो पसंद है, अगर नहीं पसंद तो वो नहीं करता। मतलब द वर्स्ट थिंग हैपेंड टू पाकिस्तान इज इमरान खान। मैं खुद इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा। इमेजिन, ये खुद इमरान खान के सपोर्टर रहे हैं। वाई ब्लेम पूरा पाकिस्तानी पब्लिक, जो बेचारी जिसका 55% जो है वो अनपढ़ है, गंवार है, ये पढ़े लिखे हैं, ये इमरान खान को लेकर चले थे। वो आदमी जो 3rd क्लास ऑक्सफोर्ड से स्पोर्ट्स कोटा में डिग्री लेकर आया है, जो प्ले बॉय था, जिसके कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं थे, जो वो पॉलिटिक्स में किस लिए आया था, और ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। शेम ऑन यू सर। अब अफगानी ये कह रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स। मुझे याद है ट्रम्प के 2017 में, उस वक्त अफगानिस्तान के एक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे, मुझे उनका नाम भूल गया। That's where I started going on Indian media. वहां से मैंने इंडियन मीडिया में जाना शुरू किया था। इसे कहते हैं नार्सिसिज्म, इसे कहते हैं नार्सिसिज्म। बात कहाँ हो रही है? अफगानिस्तान का डिप्टी जो है वो अमेरिका के साथ जो बात हो रही है उसको मेंशन किया जा रहा है। उस पॉइंट पे वो याद कर दिला रहा है, मैंने इंडिया के मीडिया चैनल्स पे जाना शुरू किया, व्यूअर में जाना शुरू किया। इसका इससे क्या रेलेवेंस है? तो वो अपनी स्पीच याद दिला रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नार्सिसिज्म सर। किसी साइको एनालिस्ट से बात करिएगा इसके बारे में। मुझे व्यान न्यूज ने बुलाया और वो ये था कि उस बंदे ने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिख दिया, ट्रम्प भी आया था पाकिस्तान में, कि भाईजान ये जो मुल्क है इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ये इस मुल्क में तो इसको तो आपको डीन्यूक्लियराइज करना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क टाइम में उसने लिखा है, यहाँ अफगानिस्तान का ऑफिशियल है, और बीच में जरा सोचिए, अब जरा रेलेवेंस मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, या नार्सिसिज्म के सिंबल्स हैं। ये व्योन का जिक्र कहाँ से आया? इंडियन मीडिया का जिक्र क्यों आया? Why is he pinpointing कि this is the moment when I started going to Indian media and व्योन में मुझे बुलाया गया था? ये what is this? These are symptoms sir। आप बीमार हैं, आपको नार्सिसिज्म की बीमारी है। Believe me, get yourself checked। टाइम्स में आर्टिकल मैनेज किया गया by Afghan Deputy National Security Advisor, former Deputy National Security Advisor. He was somewhere in London or New York, I don't know at that time. ताकि अमेरिका के अंदर ओपिनियन बिल्ड हो। उनको पता नहीं था कि जीएचक्यू और पेंटागन का ताल्लुक कितना मजबूत है। ये क्या है? अब देखें अफगान, ये क्या बेवकूफ है ना, ताल्लुक मजबूत थोड़ी था, उनका अपना इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से तुम्हारे न्यूक्लियर बम के किस्से चल रहे थे। अमेरिकन ने अगर एक आंख दी थी तुम्हारी तरफ से, वो इसलिए बिकॉज दे नीडेड यू इन अफगानिस्तान। इट्स एज सिंपल एज दैट, एज स्ट्रेट एज दैट। अब तो तमाम चीजें रिकॉर्ड में है। आपने एक लिमिट तक लोगों को फूल किया है, दिस इज इट। अगर ऐसा नहीं था तो मतलब किस तरह से आप सैंक्शन हटाए गए थे न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद में, 98 के बाद में? वही ना जब उनको अफगानिस्तान में जरूरत पड़ गई थी, अफगानिस्तान में आपकी 9/11 के बाद।
तभी तो हुआ था। तो बेसिकली तो दे जस्ट क्लोज द आईज, और क्या है। अफगानियों की ये ख्वाहिश है, और अफगानियों की ये ख्वाहिश क्यों हो सकती है? क्यों अफगानियों को हमारे न्यूक्लियर वेपन से क्या प्रोग्राम है? ये अफगानियों का प्रॉब्लम नहीं है, किसी और का प्रॉब्लम है, वो जिसका किसी और का प्रॉब्लम है। आप समझ रहे ना, ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, राइट। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम क्यों हुआ डफर? तुमसे 25 साल पहले से हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम था, सब जानते थे। 74 में हमने कर दिया था, 98 में दोबारा से लिटरली वो दोबारा किया गया, 74 में हम पहले कर चुके थे। प्रॉब्लम होता है वो डू मैनेज इट, वो मैनेज करवाते हैं फिर चीजें, ठीक है ना। सो ये अफगानिस्तान आप कहते हैं जी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बाल्कनाइजेशन हो जाएगी, अमरुल्लाह साले साहब की ये ख्वाहिश रहेगी। ये अफगानिस्तान कैसे कह रहा है? ये अफगानिस्तान ने कब कह दिया? ये तो अमरुल्ला साले कह रहा है ना। अमरुल्ला साले इस समय तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में है ही नहीं, वो तो बेचारा एक्साइल में रह रहा है। तो एक इंडिविजुअल ओपिनियन है किसी का पर्सनल, तो व्हाई इज ही गेटिंग सो एक्साइटेड? He is getting excited because he knows what he is saying is true and it needs to be contradicted. Otherwise लोगों में ये इंप्रेशन जाएगा कि ये आदमी जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। लोगों को सच नहीं पता लगना चाहिए। That is his job. That's what he is doing. पूरी जिंदगी आप खुद तो लड़े नहीं। जिस दिन आखिरी आपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में अमरुल्लाह साले जो है, जिस दिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये हर आदमी को पता है, हम सब ने वो वीडियो देखी है। हुआ क्या था यार, एक नमाज चल रही थी, तमाम लोग जो प्रेसिडेंशियल हाउस में नमाज चल रही है, उस समय पर प्रेसिडेंट हाउस में एक बम फेंका गया, दस्ती बम फेंका गया। जो वो बम फेंका गया, देखिए जो कॉमन पब्लिक है जो खुदा का नाम लेके वहां पे नमाज कर रही है, आप जरा सोचिए, एक तो वो नॉर्मल लोग हुए जो नॉर्मल पॉलिटिशियन है, उनको नहीं डिफरेंस समझ में आता ना, दे आर नॉट मिलिट्री पीपल। दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम इंटेलिजेंस बैकग्राउंड, उसको नॉइज का पता है, उसको ब्लास्ट की नेचर का पता होता है, उसको पता है कि ये क्या हो रहा है। तो द मोमेंट द ब्लास्ट केम इन, उसको पता लग गया कि ये बॉम्ब ब्लास्ट होने जा रहा है। दूसरे वालों को तो इस शोर में, इन एनी केस इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आदमी कम खुदा बंदो, ये ज्यादा प्रेयर नहीं करता हो, बट ही वाज देयर फॉर ऑफिशियल रीजंस। तो वो चौंक के उसने मुड़ के देखा था। अगर आप वीडियो को आप देखेंगे तो किसी के भी जिसके नजदीक बॉम्ब फटेगा बड़ी तेजी से, जहां पीसफुल माहौल हो, तो इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप उचक कर यूं देखेंगे। दैट इज व्हाट हैपेंड टू हिम। ये जो कह रहे हैं टांगे कांप गई, डर गया, ये ड्रम में खुद को 4 डंडे पड़े तो कल आ जाएगी कि भी सारा नेटिव बदल जाएगा, कमर सीमा का सारा जिहाद निकल जाएगा अभी 2 मिनट में। ये इंटरप्रिटेशन जो दे रहे हैं ना, सारी निकल जाएगी। ये कभी हुआ नहीं ना अपने साथ। जिस दिन आप जो क्या उसे बोलते हैं, उसे नमाज बोलते हैं, क्या नाम है, आखिरी नमाज पढ़ी जा रही थी तो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे हमला हो गया जी। और ये जो साले साहब है, यकीन करके माने साले साहब देखने वाले थे उस दिन। क्यों, क्या देखने वाले थे? ये जनाब इनकी ये टांगे कांप रही थी, ये डरते थे जब गोलियां चलती थी। और मैं हैरान था, वहां पे और भी सियासतदान खड़े थे, कोई और नहीं डरा, ही वाज द मैन जो डरा। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये है कि आपको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से क्या मसला? डरना कहते हैं, मतलब चौंकना, उचक कर देखना, इसको ये डरना कहते हैं। ये होता है इंटरप्रिटेशन का फर्क, कि एक आदमी एक सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करता है। मैं बड़ा हैरान होऊंगा, और फिर ऐसे में अपने आप को कहते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का, ये तो न जाने किस चीज के स्टूडेंट बन जाए, साजिद तरह की तरह। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट इज हार्ड अर्न प्रोग्राम है भाई। हार्ड अर्न पर हम चोरी के प्रोग्राम को हार्ड अर्न कहा जाता है ना, हार्ड अर्न। हमको मालूम है कि वो है ना, किस तरह से नीदरलैंड से चोरी हो रही थी, किस तरह से तुम्हारी एक प्राइम मिनिस्टर थैले में डिजाइन ला के चोरी करके ला रही थी नॉर्थ कोरिया से। वो दुनिया जानती है भैया, दुनिया जानती है, हार्ड अर्न प्रोग्राम। लेकिन एक बात है, एक बात सही कह रहा हूँ, चोरी में भी मेहनत लगती है तो हार्ड अर्न ही। ये बात तो ठीक कह रहा है, चोरी सही। पाकिस्तानी इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी फौज के खिलाफ उनके मसले, भाई हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है ना, कर लेंगे सॉल्व, ये कौन सा काम है? पहले भी तो फौज के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, ये कोई पहला मुजाहरा हुआ? मिसट्रस्ट है, ये क्यों फौज दूर नहीं कर सकती? ये क्यों फौज पश्तून नेशनलिस्ट के साथ नहीं बैठ सकती? दरअसल वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द पश्तून नेशनलिस्ट, दे आर नॉट इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में नहीं है।
वो सड़कों पे निकालते हैं आवाम को फिर। और वो कैसे करेंगे? मतलब आप जरा सोचिए, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन होता ही नहीं है। आप इलेक्शन तो करते हैं मैनिपुलेट, और अगर उनकी औकात ना हो अपने लोगों के बीच में तो लोगों को बाहर कैसे निकाल लेते हैं? को मार मार के तो निकालते ही लोगों को। तो द वेरी फैक्ट कि उनकी आवाज में लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग उनके साथ हैं, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकॉज यू डोंट अलाउ देम टू गेट इन, बिकॉज यू हैव फेक इलेक्शंस, शैम इलेक्शंस, फ्रॉड इलेक्शंस, सिंपल। निकलो, अगर 50,000 लाख बंदा अफगानिस्तान बलोचिस्तान और केपी में निकल आया है आउट ऑफ 5 करोड़, तो अब क्या करें? ये भी क्वेश्चन है ना, तो कितने लोग निकले हैं? अच्छा आप सोचो, 1 लाख आदमी अगर एक प्रोटेस्ट के लिए निकल रहा है, तो और इनको क्या चाहिए होता है? मतलब कितनी जगह पर कितनी जगह भरोगे यार? 1 लाख आदमी खड़े होने की जगह जानते हो कितनी चाहिए होती है? और क्या तुम चाह रहे 5 करोड़ के 5 करोड़ बाहर निकल रहे हैं? अरे क्या अजीब लॉजिक है। Normally, if the 3% of the population of the country comes out, do you really believe कि ये चीज जो है वो सिचुएशन बदल सकती है? लेकिन 3% तो कभी भी पाकिस्तान में नहीं आए। इवन इमरान खान जैसा पॉपुलर बंदा 1.5 लाख बंदा लेके आता है, 2 लाख ले आएगा। अच्छा आप सोचो, दुनिया में जहां कहीं भी जो पॉपुलेशन है, आपको क्या लगता है कि मल्टीपल सिटीज एक साथ आ जाते हैं क्या एक शहर में? ऐसे होता है क्या? आई मीन ये क्या बोल रहे हैं? मतलब 3% मतलब डेमोस्ट्रेशन होना है, सरकार तो तब करेंगे अगर 3% से 3.5 तक पहुंच जाए, इतने लोग बाहर आने चाहिए। दिस वाज हिज ट्राइंग टू से इट इज द नैरेटिव दैट काउंट्स, नॉट द नंबर ऑफ पीपल ऑन द रोड। अरे यार कमाल है इस बंदे का। इनसे बंदे नहीं इकट्ठे होते। सो दैट्स वेयर द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सीज, चीजों को देखती है कि ये कितना इन चीजें इंटैक्ट है मुल्क के अंदर। लेकिन अफगानिस्तान चाहता है अफगानिस्तान चाहता है कि जी हम पाकिस्तान के पश्तून नेशनलिस्ट को सपोर्ट करें, हम साड़ा दरिया कख नहीं। अब अफगानिस्तान का अब देखिए, ये कैसे हुई बात? साड़ा दरिया कख नहीं, पश्तून तो रहते ही बॉर्डर के दोनों तरफ हैं, तो आधे पश्तून तो हुए ही अफगानिस्तान में। सो व्हाई वोंट दे सपोर्ट ईच अदर? वो फैमिलीज डिवाइडेड है भाई, डूरन के दोनों तरफ जो फैमिलीज है वो डिवाइडेड फैमिलीज हैं भाई। डोंट यू नो दैट? जब आपके आईडीपी वजीरिस्तान वाले सारे में फैल रहे थे, इधर तालिबान में जो पश्तून रहते हैं वो सब कहाँ गए थे? सब यही तो बसे हुए हैं। आपकी फेंस कहाँ है जो आपने फेंस लगाई थी? ढूंढने मिल रही थी? कहीं देखी फेंस? व्हाट आर यू टॉकिंग? ना मजे की बात है पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, ठीक है ना जी। अब वो कह रहे हैं जी कि बनू के अंदर जो है वो फायरिंग हो रही है, तो भाई इन्होंने आप देखे ना, ये आप दीज आर द सर्कमस्टांसेस, ये किसने फायरिंग की है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है? अब देखिए ये दम नहीं है सच बोलने का कि फायरिंग किसने की है, ये दम नहीं है बोलने का, मगर वो कर्नल जनरल की शहादतों को किससे सुना रहे थे आपको, जबकि फायरिंग भी वही कर रहे हैं। और कौन आ गया फायरिंग करने? अपने आप को थोड़ी फायरिंग कर रहे हो, अपने ऊपर गोली मार रहे हैं क्या? बट दैट्स हाउ फैक्ट्स आर, यू नो। सॉरी मैं माजूर चाहता हूं, मेरा थोड़ा गला खराब। सो ये बनू के अंदर जो फायरिंग हुई है, लोग जख्मी होंगे, इतना कुछ हो गला नहीं कहते उसको, दिमाग कहते अफगानी हैं। चाहते हैं कि हालात खराब हो पाकिस्तान के अंदर। जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो क्यों लोगों को इस तरह मोबिलाइज करवा रहे हैं कि हालात खराब हो? कल को वो देखे ना पुलिस, क्योंकि लिए आप उनकी सुन नहीं रहे, तो लोगों को तो मोबिलाइज करेंगे ना। दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। पॉलिटिक्स अगर लोगों को मोबिलाइज भी ना करे, एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर लोगों को मोबिलाइज नहीं करेगी तो और क्या करेगी भाई? नाचेगी। अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, पार्लियामेंट में आपने उनको आने नहीं दिया है, सड़क पे लोग पब्लिक के जरिए बात करना चाहे तो आपको डेमोस्ट्रेट करने में मना कर रहे हैं, तो और कैसे बात हो भाई? और कैसे बात हो? व्हाट वेज हैव यू लेफ्ट फॉर देम? चौकियों पे हमले करेंगे, फौज की सेंटर्स पे हमले करेंगे, तो कल को आप अपने मुल्क को अपनी फौज से लड़ाना चाहते हैं। द क्वेश्चन इज ओनली थिंग, द क्वेश्चन ये है क्या होता है? द क्वेश्चन इज द ओनली थिंग, ये क्या होती है पता नहीं आपने। कि जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आप कैसे ये चीजें मैनेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं जाती तौर पे आई कैन सी इट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री। मौजूदा हालात में
मुल्क के अंदर बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन मौजूद है। उसकी वजह ये है कि तमाम अदारे जो हैं वो एक दूसरे को लगा रहे हैं, वो बैक पीछे धकेल रहे हैं। ठीक है ना जी? ठीक है जी। तमाम जो लोग हैं वो दीवारों से लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को, दे नीड टू सिट टुगेदर। और ये जो खास तौर पे जो पार्लियामेंट में हुआ कि पार्लियामेंट को भी इसके ऊपर डिस्कस करनी चाहिए, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है लॉन्ग। आप देखिए पार्लियामेंट जिसे कहते हैं ना एक वेंटिलेटर है। आप अब देखिए जो चीज नहीं बता रहे हैं, कल इसी इलाके में केपी की जो गवर्नमेंट है, कल केपी ने ये बड़ा साफ कह दिया है वहां की उसकी असेंबली ने, जिसका जिक्र ये पार्लियामेंट की जिक्र कर रहे हैं ना, स्टेट असेंबली का भी जिक्र कर रही है। जिस स्टेट में ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उस स्टेट असेंबली ने कल ये बात कही है कि फौज जो कुछ भी ऑपरेशन लॉन्च कर रही है हमारी स्टेट में, उसके उस ऑपरेशन में होने वाले तमाम नुकसानात के लिए अकेले फौज और फौज जिम्मेदार है। सेंटर जिम्मेदार, फौज जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं है। बिकॉज वी डू नॉट सपोर्ट दिस ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन क्या कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम कहा जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज। जो उनके वो अपने फॉर्म प्लेटफॉर्म दिया हुआ है पार्लियामेंट का, जो स्टेट लेवल की जो पार्लियामेंट है, देयर इज असेंबली, जो उनकी केपी की जो असेंबली है, आप जरा देख लीजिए क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि भाई ये ऑपरेशन हम नहीं चाहते, आप कर रहे हैं सेंटर के उस पे वहां पे, तो करिए, उससे होने वाली जिम्मेदारी है वो आप पे है, जो भी उसके रिपोर्टेशन आएंगे वो, दैट इज इट। तो ये भी हो गया, निकलती है वो जैसे कहते हैं ना एक पोजीशन बनती है आपकी, भाई क्या करना है, कैसे करना है। सो मेरी जाती नज़र में व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई फोरसी हियर इज कि पाकिस्तान को ये अगर इमरजेंसी लगती है पाकिस्तान में तो द सिचुएशन कुड बी डिफिकल्ट हो सकती है। हम बहुत पीछे जा सकते हैं। And politicians they need to come on the table. They need to give space to each other. If they don't give space to each other, remember the other actors are going to take advantage of the situation. अच्छा अब जरा देखिए, which politicians are supposed to give space to which politicians? Because यहाँ तो कोई अपोजिशन जैसी चीज तो है नहीं। जो लोग पावर में अंदर बैठे हुए हैं वही लोग हैं। बचे कौन? जो लोग बाहर है। Who are they? PTI। पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं, उस पार्टी को, उसका लीडर जो है वो जेल के अंदर बंद है। तो आप मुझे बताइए फिर ये किसके साथ, कौन से पॉलिटिशियन कहां बैठे हैं? वेयर आर द पॉलिटिशियंस दैट दे नीड टू, बिकॉज एवरीबॉडी एल्स जो पीटीआई के लोग हैं वो तो बिना इमरान खान की बात करने को तैयार ही नहीं। वो तो कहते हैं इमरान खान को छोड़ो तो बात हो। इमरान खान कहता है मैं फौज से बात करूंगा, मैं इन पॉलिटिशियन से बात ही नहीं करूंगा, ये सारे चोर। तो कौन सी बात होगी भाई? Which politicians do you want to talk to, and which table are they going to sit on? There is no table, such table, because they don't want to talk to you. That political section doesn't want to talk to you. What military thinks on economy के लिए मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान के जो जितने भी हल्के हैं they do believe in one thing। ये फौज ये हो गया, इकोनॉमी, पाकिस्तान समझते हैं इकोनॉमी में कोई पार नहीं। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर जाए तो कोई पार नहीं है, स्वाय इसके कि इनफॉर्मल इकोनॉमी तो ऑलरेडी बहुत तगड़ी चल रही है। लोग जरा सोचो, इस बंदे को ये नहीं पता है व्हाट टू टॉक अबाउट इट। आई मीन जस्ट लुक एट व्हाट ही इज टॉकिंग, जस्ट लुक एट इट। अभी आप आगे और देखेंगे क्या बोलेंगे, बट वो कह रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही है। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी से डॉलर दे सकते हो क्या? चीन के जो कब्जे के हैं, किसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि चीन ने ऑफर क्या कर रखी है, चीन ने बात क्या की हुई है। अभी ये जो रशिया के साथ इंडिया के मुज़ाकरात हुए हैं, पुतिन के साथ में रशिया में, अगर मैं आपको बताऊं अभी चीमा साहब का दिमाग उड़ के फ्यूज उड़ जाएगा सारा। मत दो पैसे तुम, और तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो वो पैसे दे दो ना इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में से। अगर ये इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी सस्टेनेबल एंड वर्केबल है, देन ब्लडी पे दैट मनी आईपीपीस की जो तुमको चाइना को देनी है। नहीं दे रहे हो इसलिए चाइना भागा हुआ फिर रहा सारे में। यू डोंट नो चीमा साहब, China is actually bothered about that money. They are looking for that money. They have spoken about that money to multiple countries. There are ways that they are trying to find out. I'm not going to tell you what ways.
but I know about them. 320 रुपए का पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट ही नहीं करते। मुझे बताएं, पिछले इतने सालों के अंदर पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट बताएं, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में हो रहा वो। इसलिए लल्लू की वहां पे डेमोक्रेसी है, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी है ही नहीं। जिया के टाइम के बाद में तुमने लोगों को वैसी कमर तोड़ रखी है सबकी, मार मार के, कोड़े लगा के, याद है ना, रेडियो में बांध के कोड़े। कभी खाए को किसी साहब, मजा लिया कभी एक कोड़े का? आप जानते हैं लोगों की क्या हालत होती है जिनकी जनरेशन ने कोड़े खाए होते हैं? कभी पूछा है पीपीपी वालों से कि उनके साथ क्या हुआ है? क्या फजूल की बात है। बांग्लादेश से कंपैरिजन, मैंने कभी सोचा है बांग्लादेश से तुम्हारा क्या कंपैरिजन भाई? उनके पास रिजर्व 70 बिलियन का है, तुम्हारे पास क्या है भाई? तुम्हारे पास 14 हो जाता है तो तुम्हारे टीवी डिबेट में गर्मी आ जाती है, सारे कूदने लगते हैं, 14 बिलियन हो गए, 14 बिलियन हो गए पाकिस्तान के पास फॉरेक्स। ये हालत है तुम्हारी। क्या है यार, अजीब लोग हैं, कहाँ कंपैरिजन करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ जॉब्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। ओह, मुझे पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट बताएं। ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट तब होता है जब लोगों को दिल से तकलीफ होती है। पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। यानी अब मुझे बताइए, इसी साजिद तरार ने इन्हीं सज्जन के प्रोग्राम में आके ये खबर दी थी कि भाई 65 हजार में बच्चे बेच रहे हैं लोग कि बिजली का बिल देना है, और सस्टेन नहीं कर सकते बच्चे का घर में होना, देख पाल पोस नहीं सकते हैं। और ये हमें क्या सिखा रहे हैं? इन्हीं के शो में बोला था उन्होंने। और उस समय दांत निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे? दांत निकाल रहे थे। ही वॉज लाफिंग। I have no idea how somebody can laugh at the thought and the news of some children being sold at the rate of 65,000. It's not about the price, it's not about the money, it's about the very thought that the children are being sold in Pakistan. इनसे पूछिए how prostitution is on the rise in Pakistan. He won't tell you that. सोसाइटी के बारे में झूठ बोलना यही इनको आता है। That's what they do. Lie all along. ये स्टेट सर्विस कर रहे हैं नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। मैं तो चाहता हूं प्रोटेस्ट हो, जेन्युइन प्रोटेस्ट होने चाहिए जहां पे जरूरी है। लोगों को पीपल शुड कम आउट। अब ये जो पश्तून बेल्ट में ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये भी पश्तून नेशनलिस्ट लोगों को लेके आते हैं। द पीपल डोंट कम आउट। अब हंसी आपको, आप हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं। मुझे बताइए, प्रोटेस्ट के लिए तो गोली मारी है, इलेक्शन तक के लिए पॉलिटिकल पार्टीज दरवाजे पे आती हैं और लोगों को लेकर जाती हैं। दैट इज हाउ इलेक्शंस हैपन। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जब होते हैं तो लोगों को लोग ले जाते हैं, बसों में भर के ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ लोग तो पैसे भी देते हैं। दैट इज हाउ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट हैपन। क्या इमरान खान के टाइम पे नहीं हो रहा था? जो टीएलपी के लोग आए थे, तुम्हारे फौजी नहीं उसको पैसे बांट रहे थे, तब क्या हुआ था भाई? व्हाट नॉनसेंस आर दे टॉकिंग अबाउट? ये चले ऑर्गेनिक पोस्ट प्रोटेस्ट की बात करने कि ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं। कौन से मुल्क में बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में, जहां फौज पैसे बांटती है लोगों को प्रोटेस्ट करवाने के लिए, फौज भी पैसे दे के लोगों को लाती है प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या बात है। ठीक है जी, ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दैट। नथिंग। अब क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, दैट्स नॉट I योर don't हैंड। know, but this is a very very important, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है। ये जो, और ये जो इमरजेंसी है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की छेड़छाड़ हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अफगानियों को बहुत शौक है पाकिस्तान में इमरजेंसी लग जाए, बाल्कनाइजेशन हो जाए, न्यूक्लियर वेपन इधर उधर हो जाए। ठीक है जी, आपकी जब अफगानिस्तान की बारी थी तब तो आप लड़ नहीं सके भैया। आपको पूरी दुनिया ने गन्ने दी, वेपन दी, सब कुछ दिया, ट्रेनिंग दिया, तालिबान ना लड़ो, लड़े नहीं, तुझे सारे खा पी। अबे वो नहीं लड़े तो लड़ा कौन? लाला, वो नहीं लड़े तो लड़ा कौन? अमेरिकन से कौन लड़ रहा था? है अमेरिकन ने जो गन्स दी थी तालिबान को, जो तुमको जो मिसाइल्स दी थी, याद है? स्टिंगर मिसाइल्स दी थी क्या इनको? इनके पास थी क्या? दुनिया का सारा असला इनको पता तुम्हें क्या असला मिला था? नहीं यार, जब नहीं पता तो है, छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है चीमा साहब, ये गली तुम्हारे बस की नहीं है। इट्स ओके।
लीव इट। ये यार चीज जाते हुए आपके सदर साहब जो है जहाज भी ले गए और सारे डॉलर भी पा के नाल ले गए। चलो तो तुम्हारा प्रेसिडेंट क्या कर रहा था? वो मुशर्रफ क्या कर रहा था? एक एक बंदा वजीरिस्तान से पकड़ के उनको टेररिस्ट बता के हैंड ओवर कर रहा था, और साथ में क्या ले रहा था? $5,000, और बेशर्मी के साथ में अपनी किताब में लिखता भी है उसको। इतनी बेशर्मी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों में ही हो सकती है, किसी और में नहीं। इतनी बेशर्मी सिर्फ पाकिस्तानियों में ही होती है और किसी कौम में दुनिया की नहीं होती। कैसे कैसे लोग हैं। डॉलर साथ ही ले गए, साथ ही इनको दे डॉलर जाते। ले गए जहाज में बैठ के, यार कमाल हाँ कर दिए। और बिल्कुल, हमारी तालिबान को बाकी देते, नेशन उनको के नाम देते। कह रहे हैं गुड लक। हाँ, वेरी गुड लक। लो जी, चीमा साहब का काम हो गया खत्म। और मित्रों, उसी के साथ में मैं आपको बताऊं, ये जो सारे का सारा खेल है, ये जो आज का वीडियो मैंने शेयर किया है, दिस इज नथिंग बट नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग बिकॉज अब उनको मालूम है कि जो अमरुल्लाह कह रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह, वो बेसिकली सच है। उस सच को काउंटर करने के अलावा इनके पास कोई चारा है नहीं। द गाय इज अंडर इंस्ट्रक्शन कि भाई इस नैरेटिव को तोड़ना है। ये उसकी एक छोटी सी कोशिश है, बट हमारे जैसे लोग कहाँ तोड़ने देंगे? हम तो लोगों को सच बताएंगे ना, हम तो यही करेंगे। तो मित्रों, बताइएगा कि आपको अब क्या ख्याल है इस सारे वीडियो के बारे में, और फिर हम लोग अपनी बातचीत को इस वीडियो के नीचे जो आप कमेंट्स करेंगे उसके जारी रखेंगे उससे। और आज रात को हम लोग बात करेंगे 10 बजे जुनैद भाई के साथ में। तो मिलते हैं 10 बजे, और फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपको 10 बजे वाले शो में देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।